Hello students, today we will talk about newborn care and assessment. आज हम न्यूबॉर्न जैसे कि न्यूनेट जब बर्थ होता है उसके बाद में उसमें क्या क्या असेसमेंट हमें देखने हैं या फिर क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं जो हमें असेस करने हैं। इसमें बेसिकली हम रिगरस एग्जामिनेशन या फिर रिगरस एग्जामिनेशन के बाद रिगरसली जो हम मैनेजमेंट करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे, बट नॉर्मली हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है, उसमें से नॉर्मल एंड एबनॉर्मल का डिफ्रेंसिएशन हमें आज करना है एंड उस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम क्या क्या न्यूबॉर्न का हमें केयर रखना है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब न्यूबॉर्न असेसमेंट में सबसे पहले टाइम, तो न्यूबॉर्न असेसमेंट या फिर एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। मतलब बर्थ के बाद तुरंत ही आप एग्जामिनेशन करना स्टार्ट कर देते हो। इट डजंट हैव एनी टाइम स्पेस इन बिटवीन। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन का स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऐसा। बर्थ के बाद जैसे जैसे बेबी का केयर करते जा रहे हो वैसे वैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देना है। सो इट गेट्स कंप्लीटेड विद इन एन आवर। सो जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है उसके बीच में आप एग्जामिनेशन ना करो या फिर बेबी के कंफर्ट जोन से बाहर जाके एग्जामिनेशन ना करो। एंड इन दैट टाइम आपको हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन भी करना है। सो बोथ गोज हैंड इन हैंड। अब इसमें कंटिन्यूस थ्रू आउट हॉस्पिटल स्टे भी एक पॉइंट है कि एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने इनिशियल एग्जामिनेशन कर दिया एंड देन यू स्टॉप एग्जामिनिंग द बेबी, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल स्टे के टाइम जब भी बेबी विजिट कर रहे हो और वार्ड में विजिट कर रहे हो, बेबी का जो एग्जामिनेशन है वो थ्रू आउट चलता ही रहना चाहिए टू नोटिस एनी चेंजेस कि पहले बर्थ के बाद अब क्या चेंजेस हुए हैं। अपगार स्कोर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन एग्जामिनेशन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अपगार स्कोर के बारे में एक स्पेसिफिक लेक्चर हमने किया है। सो अपगार स्कोर लेना है एट 1 मिनट एंड एट 5 मिनट्स इंटरवल। ठीक है, तो अपगार स्कोर में हम देखते हैं अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन किस हिसाब से चल रहा है वो, दीज आर द 5 क्राइटेरियाज विच वी सी इन अपगार, जो कि हमने पहले भी असेस किया है कैसे करते हैं हम। तो at 1 minute and at 5 minutes and then continue the अपगार score if any situation is like that कि आपको उसका नोटिस आपको रखना है कि बेबी का असेसमेंट अपगार स्कोर के हिसाब से 20 मिनट्स तक भी चल सकता है। इफ़ and only if there are some situations which indicates the noticing of अपगार score। Gestational age assessment within 2 hours, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर जेस्टेशनल एज असेसमेंट जो कि बैलार्ड स्कोरिंग से हम करेंगे, वो भी हमने इनिशियल लेक्चर्स में पूरा असेसमेंट बैलार्ड स्कोर का कैसे लेते हैं वो देखा है। तो जेस्टेशनल एज असेसमेंट होना है। कंप्लीट असेसमेंट विद इन 24 आवर्स, मतलब जो रीअसेसमेंट का प्रोसीजर है चेंजेस का, उसके साथ 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट असेसमेंट बेबी का होना चाहिए, दैट इज़ बिफोर द डिस्चार्ज। अब रीअसेसमेंट में एक पॉइंट, जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर एक पॉइंट देखें जैसे कि न्यूनेटल जॉन्डिस है, so that doesn't appear just after birth, it appears within the time या फिर over the time। so अगर आपने एक बार initial assessment कर लिया 1 hour ली या 2 hour ली and then you stop examining the baby and you discharge it, बट अगर जॉन्डिस जैसे साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेंगे। इसीलिए थ्रू आउट द हॉस्पिटल से एग्जामिनेशन होना बेबी का ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ वेयर ग्लव्स। ठीक है, तो एसेप्टिक जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने यहाँ पे ज़रूरी हो जाएंगे, बिकॉज आपको बेबी को किसी तरह से इन्फेक्ट खुद के थ्रू नहीं करना है। न्यूबॉर्न असेसमेंट में इम्पॉर्टेंट है हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल असेसमेंट। तो हिस्ट्री इज़ एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज करंट एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री भी, मदर की हिस्ट्री, एनी हिस्ट्री इन दी प्रेगनेंसी, मतलब जेस्टेशनल पीरियड में कोई भी हिस्ट्री है ऐसा, तो ये हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी है आपको। जितना इनिशियल असेसमेंट करोगे उतना ज़रूरी हिस्ट्री भी है। सो अब हैंड वॉशिंग एंड वार्म हैंड्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बेबी को जितनी बार छो उससे पहले आपके हैंड्स क्लीन एंड स्टेरिलाइज होने चाहिए और वार्म होने चाहिए, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अगर कम है, बेबी के वार्मथ से आप इंटरफेयर नहीं करो, बेबी को हाइपोथर्मिया में जाने की इनिशिएशन आप ना करो, इसीलिए हैंड्स का वार्म होना ज़रूरी है। एंड स्लीपिंग न्यूबॉर्न, मतलब बच्चा अगर सो रहा है तब आप कौन से एग्जामिनेशन कर सकते हो वो करो, ताकि यू अवॉइड दी अननेसेसरी क्राइंग ऑफ दी बेबी। ठीक है, तो इससे मैटरनल स्ट्रेस भी बढ़ता है। सो जितना सोते हुए बच्चों के एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, जितने एग्जामिनेशन पॉसिबल है
उतने सोते वक्त कर लो, ताकि आप मदर और बेबी के बीच में टेंशन का कोई कारण ना बनो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन प्रॉपर पॉइंट। फर्स्ट असेसमेंट हम टेम्परेचर से स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर असेसमेंट में नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द नॉर्मल। तो अब इस नॉर्मल से एलिवेटेड है या डिक्रीज्ड है, दैट इज एबनॉर्मल ऑब्वियसली। अब कहाँ लेना है? नॉर्मली हम एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं नियोनेट्स में, नॉर्मली सम कंडीशंस में हम रेक्टल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। दैट उस टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा वेरी करेगा, दैट इज़ पॉइंट का क्राइटेरिया डिफरेंस करेगा, क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक्सिलरी इज़ प्रिफर्ड, जैसे कि हमने कहा कहीं कहीं कुछ हॉस्पिटल्स में रेक्टल टेम्परेचर भी लेते हैं। बेबीज़ में ओरल टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है एंड इट मे हार्म दी बेबी, सो एक्सिलरी इज़ दी प्रिफर्ड रूट जहाँ से आप टेम्परेचर ले सकते हैं। नेक्स्ट इन दी एग्जामिनेशन पॉइंट इज़ हार्ट रेट एंड पल्सेस। ठीक है, तो अब आप बेबी का हार्ट रेट काउंट करोगे, कैसे करोगे? स्टेथोस्कोप या तो बेबी के चेस्ट पे रख के हार्ट रेट काउंट हो सकता है, या फिर आप उसकी एक्सिलरी पल्सेशन भी ले सकते हो। बट हार्ट रेट इज़ द नॉर्मल वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी HR, मतलब पल्स के बजाय आप अगर डायरेक्ट स्टेथोस्कोप से डायरेक्ट बेबी का हार्ट रेट काउंट कर रहे हो डायरेक्ट ऑन दी चेस्ट वॉल, दैट इज़ द आइडियल। ठीक है, तो हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? 120 to 160 बीट्स पर मिनट, दिस इज़ द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल से वेरिएशन क्या क्या हो सकता है? टैकीकार्डिया, मतलब अगर इस रेंज 120 to 160 से ज़्यादा, दैट इज़ लाइक 170 है, 180 है, दैट इज़ टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट ज़्यादा है। ब्रेडिकार्डिया मतलब 120 से कम है, इट इज़ लाइक 100 और समथिंग, तो ब्रेडिकार्डिया। कुछ शिफ्टिंग टू दी राइट, मतलब नॉर्मल वेरिएशन से राइट की तरफ शिफ्ट होना, एनी मर्मर्स और एनी एरिदमियास। अब ये जो राइट की तरफ शिफ्ट होना है, इसका मतलब ये है कि बेबी इसका हार्ट रेट मैक्सिमम या फिर पीक जो है वो लेफ़्ट की साइड में आता है। बट अगर वो राइट की साइड आ रहा है तो डेक्स्ट्रोकार्डिया आप एक सजेस्टिव एनोमली ये है जो डिटेक्ट कर सकते हो, दैट इज शिफ्टिंग टू राइट। मर्मर्स एंड एरिदमियास और एब्सेंट और अनइक्वल पल्सेस। अब पल्सेस भी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आइडियली हम हार्ट रेट लेते हैं स्टेथोस्कोप से, बट पल्सेस भी लेना ज़रूरी है, जिसमें आप एक्सिलरी पल्सेशंस और फीमोरल पल्सेशन लोगे और टर्मिनल पल्सेशंस भी लोगे, जिसमें आप एक्सट्रीमिटीज़ के पल्सेशन लोगे लोअर के। उससे क्या होगा? आपको ब्लड फ्लो कहाँ तक पहुँच रहा है, एनी इनवेरिटी, मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ के जो पल्सेशन है लोअर एक्सट्रीमिटी से मैच नहीं हो रहे हैं, राइट के जो लेफ्ट से नहीं मैच हो रहे, दैट ऑल्सो डिटेक्ट टू एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द हार्ट। सो पल्सेशन इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ट रेट, वो भी लेना है ताकि हमें वेरिएशंस पता चले। ब्रेकियल, फीमोरल एंड पीडल पल्सेस प्रेजेंट एंड इक्वल बायलैटरल, वो वाले जो पल्सेशन हमने अभी डिस्कस करे एबनॉर्मलिटी में, वो नॉर्मली सारे इक्वल होने चाहिए, मतलब ब्रेकियल, फीमोरल, पीडल पल्सेस सारे इक्वल और बायलैटरली नॉर्मली रिदमिकली चलने चाहिए, दैट इज इन दी हार्ट रेट। एनी एबनॉर्मलिटी will be indication of any abnormalities related to cardiovascular system. रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेट आप मेजर करते हो। रेस्पिरेटरी रेट कैसे मेजर करोगे? रेस्पिरेटरी रेट मेजर करोगे आप बेबी को विजुअलाइज करके कि उसके चेस्ट वॉल के जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो एवरी मिनट कितनी बार हो रही है। विजुअलाइजेशन हो सकता है, तो ये विजुअलाइजेशन हो सकता है स्लीप के टाइम पे और एक्टिविटी के टाइम पे, तो आपको उसमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि वाइल स्लीप बेबी का कितना रेस्पिरेशन था, एक्टिविटी के टाइम या फिर क्राइंग के टाइम कितना रेस्पिरेशन था, उसमें कितना डिफरेंस है। ये हार्ट रेट में भी सेम क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है टू रूल आउट एनी एनॉमली। हार्ट रेट और रेस्पिरेशन दोनों ही चेस्ट के वॉल से ही आप लोगे। एक विजुअलाइजेशन होगा रेस्पिरेशन का और हार्ट रेट का आप स्टेथोस्कोप से लोगे। अगर विजुअली उतना नहीं समझ में आ रहा है तो यू जस्ट कीप अ हैंड ओवर द बेबीज चेस्ट वॉल कैविटी या फिर एब्डोमेन के बीच में, यहाँ पे डायफ्राम के एरिया पे आप हैंड रख लो और बेबी के जो रेस्पिरेशन है उसका आप काउंट कर सकते हो।
बेबीज़ का रेस्पिरेशन यूजुअली एब्डोमेन से ज़्यादा होता है, मतलब जो रेस्पिरेशन आप देखोगे उसमें आपको पेट फूला हुआ पहले दिखाई देगा, ना कि चेस्ट उतना नहीं फूलता है। दैट इज़ बिकॉज बेबीज़ का जो एब्डोमिनल चेस्ट इस तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब जो स्टार्टिंग इनिशिएशन होता है उसमें आपको एब्डोमिनल कैविटी बड़ी हुई दिखती है पहले रेदर देन दी चेस्ट कैविटी, जो कि एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता है। सो आप उस तरह से विजुअलाइज करके भी रेस्पिरेटरी रेट ले सकते हो। नॉर्मल क्या है? 30 to 60 पर मिनट, दैट इज 30 to 60 रेस्पिरेटरी रेट्स पर मिनट, दिस इज नॉर्मल। तो 30 से लेकर 60 तक वैरायटी नॉर्मल है, मतलब अगर बेबी सो रहा है तो शायद उसका रेस्पिरेशन रेट आपको 30 मिले, और वही बेबी जब क्राई कर रहा है या फिर फीडिंग टाइम पे है तब उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ के 60 तक आ सकता है। बट दिस बोथ द वैरायटी आर इन दी नॉर्मल रेंज। इरेगुलर, शैलो एंड अनलेबर्ड, ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है। तो आप ये मत सोचो कि इरेगुलर ब्रीथ्स आ रही है या फिर रेस्पिरेशन आ रही है, दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज नॉर्मल इन न्यू बॉर्न बेबीज। शैलो मतलब डीप या फिर कम होना, अनलेबर्ड, ठीक है, तो ज़्यादा लेबर्ड नहीं है बेबी का। लेबर्ड मतलब देखो ये सारे ब्रीदिंग्स जो है अनलेबर्ड है, मतलब बेबी को तकलीफ नहीं हो रही है या फिर जैसे कहते हैं ना जोर नहीं आ रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन स्मूथली। बट अगर लेबर्ड है मतलब जोर आ रहा है, बेबी को तकलीफ हो रही है सांस लेने में, दैट विल कम इन एबनॉर्मल्स। चेस्ट मूवमेंट की सिमेट्री होनी चाहिए बट, ठीक है, तो रेस्पिरेशन का शैलो होना, इरेगुलर होना इज ओके, बट द चेस्ट कैविटी इट हैज़ टू बी मूविंग इक्वली। ऐसा नहीं है कि राइट साइड की थोड़ी ज़्यादा मूव कर रही है, लेफ्ट की नहीं मूव कर रही प्रॉपरली, सो दिस इज अनइक्वलिटी, ये नहीं चलेगा, इक्वल होना चाहिए चेस्ट वॉल कैविटी का, सिमेट्रिकल मूव होना। ब्रीथ साउंड्स पर प्रेजेंट एंड क्लियर इन ऑल लोब्स। अगर स्टेथोस्कोप से आप देखोगे तो सारे लोब्स में ब्रेथ के साउंड्स जो आ रहे हैं दैट हैज़ टू बी क्लियर और इक्वल। तो चारों लोब्स में जो ब्रेथ साउंड्स आ रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, उसमें कोई एबनॉर्मल साउंड्स नहीं होने चाहिए, एंड हैज़ टू बी इक्वल, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कैविटी में कम हवा जा रही है दूसरे कैविटी में ज़्यादा हवा जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है? टेकिपनिया, ठीक है, आफ्टर 1 आवर। टेकिपनिया आफ्टर 1 आवर मतलब कि एक घंटे तक तो आप मान सकते हो कि बेबी क्योंकि जस्ट आफ्टर बर्थ है या फिर जस्ट डिलीवर हुआ है तो लेबर्ड है एंड बेबी को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से एडजस्ट होने में या फिर आउटसाइड उसमें एडजस्ट होने में। बट आफ्टर 1 आवर भी टेकिपनिया अगर है, दैट इज ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ द न्यू बॉर्न, इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। टेकिपनिया मीन्स इंक्रीज इन दी रेस्पिरेशन रेट मोर देन 60 पर मिनट, सो दैट इज टेकिपनिया। या फिर स्लो रेस्पिरेशन हो रही है, कम हो रही है, नेजल फ्लैरिंग, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन, ये सारे रेस्पिरेटरी ट्रबल्स या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। नेजल फ्लैरिंग मतलब नोज़ के जो आउटर एरिया है वो बड़ा होना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, नेजल फ्लैरिंग, ठीक है। दूसरा है ग्रंटिंग मतलब एबनॉर्मल साउंड्स आना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड रिट्रैक्शन मतलब चेस्ट वॉल जो कैविटी है उसमें दो रिब बोन्स हैं जिसे कोस्टल्स कहते हैं, वो कोस्टल बोन्स के बीच का जो एरिया है उसको अंदर की तरफ खींचा होना, दैट इज़ रिट्रैक्शन। या फिर पूरा चेस्ट वॉल का रिट्रैक्शन होना या फिर स्टर्नल रिट्रैक्शन, ये टाइप के मसल्स का इन्वॉल्वमेंट जो कि एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रिट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स बेबी को रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दैट इज़ अ साइन ऑफ लेबर्ड ब्रीदिंग। एपनिया विद कलर चेंजेस। एपनिया का मतलब होता है कि बीच बीच में रेस्पिरेशन रुक जाना, ठीक है, ये काफ़ी बेबीज़ में पाया जाता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट नॉर्मल। एपनिया मीन्स बेबीज़, देखो एक तो होता है शैलो मतलब डीप ब्रीथ करना या स्लो ब्रीथ करना। एपनिया मतलब कुछ फ्यू सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बेबी ब्रीथ करना ही बंद कर देता है, एंड देन कोई स्टिमुलेशन दो या फिर विदाउट स्टिमुलेशन भी कभी कभी वापस नॉर्मल ब्रीदिंग आ जाती है, या फिर आप बीच में बेबी को टैप करो, कोई स्टिमुलेशन दो तो वापस ब्रीथ करने लग जाता है, दैट इज़ एपनिया। तो ये जो बीच का पीरियड है जब बेबी ब्रीद ही नहीं करता है, दैट इज़ एपनिया, और वो नॉर्मल नहीं है, यू हैव टू टेक नोटिस ऑफ दैट। विद कलर चेंजेस। अब विद कलर चेंजेस का मतलब होता है कि जब एपनिया का पीरियड था वो टाइम पे
बेबी का कलर चेंज होना, मतलब जो पिंकिश कलर होता है या रेडिश कलर होता है उससे बेबी साइनोसिस की तरफ जा रहा है, पेल हो रहा है या फिर बेबी ब्लू हो रहा है. सो दैट टाइप ऑफ कलर चेंजेस इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी. एसिमेट्रिक और डिक्रीज्ड चेस्ट एक्सपांशन. अब जैसे कि हमने देखा कि सिमेट्री हैज़ टू बी देयर इन नॉर्मल, वैसे ही अगर एसिमेट्री है या फिर डिक्रीज्ड चेस्ट एक्सपांशन हो रहा है, मतलब चेस्ट वॉल में राइट और लेफ्ट में जब ब्रीदिंग हो रहा है तब एसिमेट्री है, मतलब राइट साइड की थोड़ी ज़्यादा हो रही है या लेफ्ट साइड की ज़्यादा हो रही है, एसिमेट्री, वो उस टाइप की एसिमेट्री. या फिर जब एक्सपांडेड हो रहा है तो पूरी तरह एक्सपांड नहीं हो रही है चेस्ट वॉल, दैट इज़ अ साइन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी. एबनॉर्मल लंग साउंड्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कोई भी टाइप के लंग साउंड्स जो कि एबनॉर्मली आ रहे हैं, जैसे कि वीजिंग, रोंका, इस टाइप के साउंड्स. बाउल साउंड्स इन चेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने कहा कि बेबीज़ का आप देखोगे तो आर नोटिस करने लगोगे, तब आप देखोगे कि बेबी का एब्डोमेन ज़्यादा बड़ा हो रहा है. वैसे ही अगर आप स्टेथोस्कोप से देखोगे, अगर एब्डोमिनल साउंड्स जैसे कि गर्गलिंग वगैरह है, वो सब अगर चेस्ट वॉल कैविटी में आ रही है तो वो जैसे कि डायफ्रामेटिक हर्निया हो गया, उस टाइप के कंडीशंस को इंडिकेट करती है. सो एब्डोमिनल साउंड्स नहीं आने चाहिए एबनॉर्मली अगर आप एग्जामिन कर रहे हो बेबी को. वेट, अब अगर बेबी को अभी एग्जामिनेशन के प्रोसेस में आप वेट भी करोगे, ये वेट एंड हाइट एंड हेड सर्कमफ्रेंस ये सब हमने डिटेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा है. बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेट, नॉर्मल वेट 2500 टू 4000 ग्राम्स ये नॉर्मल वेट होता है. एवरेजली 2.9 kgs का बर्थ वेट होगा अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एवरेजली, बट दिस इज़ द नॉर्मल रेंज. अब वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 10% वेट लॉस फर्स्ट 2 वीक्स में नॉर्मल है, क्योंकि एक तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आउटसाइड, सेकेंडली ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इनिशियली फ्यू डेज़ पे नहीं आता है इतना अच्छे से. सो वो जो इंसेंट लॉस होता है वेट में, दैट इज़ नॉर्मल. 2 वीक्स के बाद में वो बेबी उसको रीगेन कर लेता है. सो दिस इज़ द नॉर्मल वेट गेन क्राइटेरिया. एबनॉर्मल में लो बर्थ वेट है या फिर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या वेरी लो बर्थ वेट है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है. और वेट लॉस में भी 10% से अगर ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है तो दैट इज़ अ साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी. ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको वेइंग में ध्यान रखने हैं. वेट भी बेबी का लेटे टाइम बेबी पे ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए, कपड़े नहीं होने चाहिए, हैज़ टू बी नेकेड. और इस तरह की वेइंग स्केल आती है, डिजिटल भी आती है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, और एक नॉर्मल वाली आती है जिसमें स्केल होता है. इससे बेबी का वेट लेना है. अगर जो स्केलिंग एरिया है वो ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है तो एक पतला लेनिन आप उस पर बिछा सकते हो जिसका एक्सट्रीमली कम वेट हो, लेनिन क्लॉथ टाइप का. बट जितने मिनिमल कपड़े होंगे उतना एग्जैक्ट वेट आएगा. सो दिस टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर वेट. लेंथ, बेबी की लेंथ मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ अ टेप और एन मीटर. 45 to 55 सेंटीमीटर्स नॉर्मल हाइट होती है या फिर लेंथ, क्योंकि 1 साल के कम बच्चा लेट के उसकी लेंथ आपको मेजर करनी पड़ेगी, तो दैट इज़ लेंथ नॉट हाइट, क्योंकि स्टैंडिंग होती है जो हाइट होती है. मेजरमेंट फ्रॉम क्राउन टू हील, मतलब पूरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हेड क्राउन टू हील उसका मेजरमेंट लेना है. लाइंग डाउन में लेना है. बच्चा का नीज़ है उसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देके बेंड करना पड़ेगा. एंड देन उसका लेंथ जो है इन्फेंटोमीटर से प्रॉपरली आता है. मेजरिंग टेप से भी ले सकते हैं. बिलो नॉर्मल एंड अबाव नॉर्मल जो होगा वो एबनॉर्मल लेंथ कहलाएगी. हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल होगा 31 to 33.8, ये नॉर्मल मेजरिंग टेप से ले सकते हैं. हाईएस्ट एरिया आईब्रोज का जो या फिर फ्रंटल प्रोट्रूबरेंस है, ये इसका हाईएस्ट या फिर प्रोट्रूडिंग एरिया उससे लेके लोअर बैक में जो ऑक्सीपिटल रीजन का जो हाईएस्ट एरिया है आप पाओ का, वहाँ से आपको मेजर करना है. हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप आप मेजर कर सकते हो. 31 to 33.8 सेंटीमीटर्स नॉर्मल होगा. मेजरमेंट ओवर प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीपिटल एंड जस्ट अबाउ द आईब्रोज, जैसे कि मैंने कहा इस तरह से आपको मेजर करना है. अगर कम है या ज़्यादा है दोनों ही इंडिकेट करेंगे कि हेड सर्कमफ्रेंस एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है.
स्किन की कुछ एक वेरिएशंस है या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो कि नॉर्मलिटी को दर्शाती है, या फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। तो कुछ एक वेरिएशंस में है एक्रोसाइनोसिस। ये एक चीज़ है जिसमें एक्सट्रीमिटीज़ इनिशियली फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ इनिशियली एक्सट्रीमिटीज़ जो रहती है हाथ और पैर, वो थोड़ी सी ब्लूइश डिस्कलरेशन की होती है, जिसे हम कहते हैं एक्रोसाइनोसिस। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बेबी थोड़ा पिंकिश है, बट उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है दोज आर साइनोस्ड, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन है, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज है, उससे कस्टम हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है। फॉर टाइम बीइंग एक्रोसाइनोसिस इज कंसिडर्ड नॉर्मली। आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर 10 मिनट्स एंड सो, या फिर 5 मिनट्स के अपगार स्कोर पे एक्रोसाइनोसिस धीरे धीरे, जैसे बेबी को वार्मथ मिलती है या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एडजस्ट होता है, वैसे वैसे एक्रोसाइनोसिस अपने आप चला जाता है। सो दिस इज नॉट एबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। दूसरा है लेनिगो। लेनिगो इज फाइन हेयर ओवर दी बॉडी, मतलब एकदम पतले हेयर्स रहेंगे बॉडी पे। दोज आर ऑल्सो नॉर्मल, स्पेशली चेस्ट एंड बैक पे। ये नॉर्मल किस में रहेंगे? नॉर्मल प्री टर्म बेबीज़ में नॉर्मल रहेंगे। जो बेबी एट टर्म है या फिर पोस्ट टर्म है, उन बेबीज़ में लेनिगो काफ़ी कम पाया जाता है इन कंपेयर टू प्री टर्म बेबीज़, क्योंकि अभी तक उनकी स्किन की मैच्योरिटी लेवल नहीं हुई है। तो ये जो लेनिगो का प्रेजेंस है, दैट इंडिकेट्स प्री टर्म एंड इट इज़ नॉर्मल। नेक्स्ट इज वर्निक्स केसियोसा। वर्निक्स केसियोसा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जो चीज़ी मटेरियल है वाइट कलर का जो बेबी के एक्यूमुलेट हुआ है हेड पे या फिर आईब्रोज पे, अदर स्किन सरफेसेस पे, ये भी नॉर्मल रहता है। सो वर्निक्स केसियोसा जो है वो चीज़ी मटेरियल रहेगा, जैसे कि केसियोसा नाम से आप चीज़ी याद रख सकते हो, वो भी नॉर्मल है, एबंडेंट नहीं है, स्पार्सली प्रेजेंट होता है। इसको ज़्यादा रिगरसली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर क्लीनिंग धीरे 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 ये अपने आप चला जाता है। सो रिगरसली उसको रगड़ रगड़ के हमें साफ़ करना है, रिमूव करना है, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग हाइजीन रखना है, जितना निकल सके उतना निकालो, बट स्मूथली निकालना है। इट गोज़ ऑन इट्स ओन, डे बाय डे, जैसे 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 बेबी को हम हाइजीन प्रोवाइड करते हैं या फिर बेथ करते हैं, वैसे वैसे ये धीरे धीरे निकल जाता है। सो रिगरसली उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल एप्लीकेशन, ग्लिसरीन एप्लीकेशन या फिर इतने ज़्यादा कुछ रिगरसली इसको निकालना ही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इट गोज़ ऑन इट्स ओन, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। सो एक्रोसाइनोसिस, लेनिगो एंड वर्निक्स केसियोसा आर अ पार्ट ऑफ नॉर्मल स्किन वेरिएशंस। मीलिया अदर कंडीशन है। मीलिया, जैसे कि ये देख रहे हो, ये नोज़ है बेबी का, और ये देखो टाइनी टाइनी स्पॉट्स देख रहे हो वाइट कलर के नोज़ के ऊपर, है ना। ये नोज़ के ऊपर जो टाइनी टाइनी स्पॉट्स जैसे हैं, ये रेज्ड रहते हैं, फिल्ड रहते हैं। तो इट इज़ रेज्ड, नोज़ पे रहते हैं बेबी के, रेज्ड है मतलब थोड़ा स्किन सरफेस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, नॉट मच, थोड़ा सा मिनिमली। मोस्ट ऑफ देम आर इन दी स्किन। बाहर आपको ऐसे पिंपल जैसा बाहर ऐसे पस एक्यूमुलेट हो रहा है, पिंपल है, दबा के निकाल दो, ऐसा नहीं है। सो दिस मीलिया, ये क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस फैट है या फिर सबक्यूटेनियस सिक्रीशंस आप मान लो, वो सिक्रीशन का ब्लॉकेज है, क्योंकि स्किन इतनी अभी पोर्स इतने डेवलप हुए नहीं है, सिक्रीशंस बाहर नहीं निकल पा रहे, मैच्योरिटी को दर्शाता है ये। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जैसे जैसे पोर्स डेवलप होंगे बेबी के, ये जो ऊपर की स्किन है वैसे भी निकलेगी, पील ऑफ हो जाएगी। उसके साथ साथ ये जो एक्यूमुलेशन है, जो ब्लॉक्ड पोर के वजह से हुआ है, वो भी निकल जाएगा। सो मीलिया इज़ अनदर कंडीशन विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, घस घस के इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आइडेंटिफाई कर लो और मदर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो व्हाट इट इज़, एंड it goes on its own. नेक्स्ट इज एरिथेमा टॉक्सिकम। यूजुअली ये विद इन 24 आवर्स टू 7 डेज तक भी डेवलप हो सकता है। इसमें क्या होता है, रेड रैश डेवलप होती है, रेड कलर की रैश डेवलप होती है। ये एरिथेमा टॉक्सिकम है। ये नॉर्मली बहुत सारे बेबीज़ में आ जाता है। जैसे हम बेबी बाहर के एनवायरनमेंट में आता है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड ऑल, तो उस टाइम पे कुछ एक रैश प्रोड्यूस हो जाती है बेबी में एज अ साइन ऑफ रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट एबनॉर्मल, मिनिमल है और रिकवर हो रही है विद इन 7 days। इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। हाइजीन ज़रूरी है, हाइड्रेशन ज़रूरी है।
अगर ये कंटिन्यू होती है देन इट इज़ ओके और यू हैव टू लाइक कंसल्ट अ डॉक्टर। बट अगर ये नॉर्मली है, रेड है, यूनिफॉर्म है, इट डजेंट हैव एनी इफेक्ट ऑन एनी अदर सिस्टमिक लाइक फीवर एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें पस कलेक्शन नहीं है। तो ये सारी कंडीशन है कि पस कलेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही बेबी को, जैसे कि बेबी डिस्ट्रेस में नहीं है, और पस कलेक्शन नहीं है, सो एरिथमा टॉक्सिकम गोज़ ऑन इट्स ओन। इसके लिए भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सो 7 डेज तक आ सकता है ये एंड गोज़ ऑफ ऑन इट्स ओन, डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ऑल ओवर द बॉडी आता है, जैसे कि ये जो पिक्चर है ये बैक की है बेबी की, ये ऑल ओवर हैंड्स पे, एक्सट्रीमिटीज़ पे, माउथ पे भी, फेस पे भी, नेक पे भी, तो ये कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट इज मंगोलियन स्पॉट्स। मंगोलियन स्पॉट्स क्या होता है, आप न्यूबॉर्न बेबी को एग्जामिन करोगे तो आपको उसके जो भी प्रेशर बेयरिंग एरियाज रहते हैं, बोन टू स्किन कांटेक्ट जहाँ पे रहता है, वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा बेबी के। सो दिस ब्लूइश डिस्कलरेशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो यूजुअली बटक्स, थाइस पे, बटक्स पे यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये जो ब्लूइश ब्लैकिश डिस्कलरेशन रहता है जो कि प्रेशर सिम्टम्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। ये इंटरनेट लाइफ में जब बोन एंड स्किन का कॉन्टैक्ट जहाँ पे ज़्यादा है या फिर जहाँ पे सबक्यूटेनियस फैट कम है, वहाँ पे वो स्किन प्रेशर की वजह से ये मंगोलियन स्पॉट्स आ जाते हैं। दीज आर नॉर्मल, गोज ऑफ बाय इट्स ओन, सो इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये अपने आप चले जाएंगे। नेक्स्ट इज टेलेंजेक्टिक नर्व और स्ट्रोक बाइट। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप देख रहे हो ना रेड कलर का, जैसे कि बाइट मार्क जैसा, जैसे कोई चीज़ की लग गई हो उस तरह का मार्क रहता है जो कि रेड रहता है, ब्राइट रहता है। ये कहीं पे भी होता है, यूजुअली आईज, चिक, चिन या फिर नोज़ के नीचे इस तरह के स्पॉट्स रहते हैं। दीज आर ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। ये जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी ये वैसे वैसे चले जाएंगे, ये 1 साल तक भी रह सकते हैं, देन गोज ऑफ ऑन इट्स ओन। दिस ऑल्सो डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये स्ट्रोक बाइट्स जो हैं दैट आर कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट मॉटलिंग या फिर कहोगे हार्लेक्विन साइन। ये क्या होता है, ये जब आप नॉर्मली एक न्यूबॉर्न बेबी को देखते हो वैसे उनकी स्किन बहुत पतली होती है, फ्रेजाइल होती है, तो नर्वस इमैच्योरिटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि नर्वस इमैच्योरिटी की वजह से आप जो बेबीज़ की जो नर्व्स हैं या फिर उसके ब्लड वेसल्स हैं उनमें जब वो डायलेटेशन, मॉटलिंग या फिर हार्लेक्विन साइन। हार्लेक्विन साइंस मतलब वो बेबी की स्किन्स जो होती है वो आप देखोगे कि वैसे ही फ्राइबल रहती है या फिर पतली रहती है। उसमें कुछ एक बेबीज़ में ऐसा दिखाई देता है कि स्पॉट्स हैं रेड कलर के, उसके बाजू में स्पॉट्स हैं फेंट कलर के जो कि चेंज होते रहते हैं। इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं तो ब्लड सर्कुलेशन या फिर ब्लड है जो आ रहा है, कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। इस टाइप के जो स्किन के अंदर आपको दिखाई देते हैं, बाहर कुछ नहीं दिखाई देते हैं। दीज आर बिकॉज जो रिदमिसिटी है या फिर जो इक्विलिब्रियम में है नर्वस एक्शन का, जहाँ की वासोडाइलेशन और वासोकंस्ट्रिक्शन का जो रिदम है वो रिदम को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं। वो लेटर ऑन लाइफ जैसे जैसे मैच्योरिटी होते हैं वो रिदम फॉलो नहीं होती इनिशियल डेज पे। तो वासोडाइलेशन अगर हुआ, वहाँ पे वासोडाइलेशन मतलब जो वेन्स हैं उसका डायलेशन हुआ तो वहाँ पे रेडनेस ज़्यादा दिखाई देगी। डायलेशन के बाद में वासोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो वहाँ पे पेलनेस ज़्यादा दिखाएगी। जैसे कि आप अगर उंगली दबाते हो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है अचानक से, फिर अगर आप छोड़ोगे तो वहाँ पे वापस से पेल हो जाएगा। तो ये जो वासोडाइलेशन और वासोकंस्ट्रिक्शन का जो कॉम्बिनेशन है या फिर जो नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करती है वो रेगुलेशन इनिशियल डेज पे प्रॉपरली नहीं होता है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो ये इसे कहते हैं हार्लेक्विन साइन, जो कि स्मॉल ऐसे मॉटलिंग मतलब स्मॉल एरियाज़ में आपको दिखेगा, चिन्ह एरियाज़ में दिखेगा कि रेड है, कुछ एक एरियाज़ में दिखेगा कि पेल है। तो ये जो वासोडाइलेशन और वासोकंस्ट्रिक्शन का जो डिफरेंस आपको दिखाई देता है दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल इन द इनिशियल डेज ऑफ लाइफ। अब कुछ एक एबनॉर्मल वेरिएशंस जिसको आप एबनॉर्मल टर्म कर सकते हो या फिर जिसको केयर करने की ज़रूरत है या ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें से सबसे पहले है साइनोसिस। जैसे कि हमने एक्रोसाइनोसिस पढ़ा कि एक्सट्रीमिटीज़ में साइनोसिस है या फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन है। सेंट्रल साइनोसिस मतलब पूरा बेबी ही ब्लू लग रहा है, तो वो
इंडिकेट करेगा एनी रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़। तो साइनोसिस अगर पूरे है, सेंट्रल है, मतलब बॉडी पे है, तो उसको आप नॉर्मल नहीं कहोगे, दैट इज़ अ साइन ऑफ एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट इज एक्सेसिव वर्निक्स, मतलब वर्निक्स केसेस है, जैसे कि मैंने कहा नॉर्मल है, चीज़ी मटेरियल है, अपने आप चला जाएगा, बट एक्सेसिवली है, अगर बहुत ज़्यादा है, पूरे बॉडी को कवर कर रहा है, तो क्या होगा कि स्किन की मैच्योरिटी वो लेवल की नहीं है, क्योंकि वो मॉइस्ट ज़्यादा दिन रहेगा, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, सेप्टिक होने के चांसेस हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज जॉन्डिस, जो कि येलोइश डिस्कलरेशन है, वो भी नॉर्मल नहीं है, उसमें भी आपको जो हाइपर बिलिरुबिनेमिया है उसको ध्यान देना होगा कि क्यों है। आर टू एज का जो रेशो है कि कितने आवर्स में आवर्स ऑफ द बेबी, उसमें कितना उसका बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है, दैट इज़ एंड रेशो विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ये 3 चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज फोर्सेप मार्क्स, अगर डिलीवरी फोर्सेप से हुई है, दैट इज़ असिस्टेड डिलीवरी, तो उसके मार्क्स आना बेबी पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आई के आसपास आ रहा है, किसी बेबीज़ को फोरहेड पे रहता है, लोअर ईयर्स पे रहता है। सो फोर्सेप जहाँ पे होल्ड होगा बेबी को असिस्टेड डिलीवरी, मतलब बेबी को डिलीवरी के टाइम पे असिस्ट करने के लिए, तो वो फोर्सेप के मार्क्स आना, दिस आल्सो नॉट नॉर्मल, हैज़ टू बी टेकन केयर, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक रह रहा है, इट इज़ डीप इनफ, मीन्स इट हैज़ सम इंजरी, इंटरनल इंजरी तो नहीं हो गई है। सो ये सब चीज़ें ध्यान में देने के लिए है। पिटीचिए मतलब स्मॉल रेड पैप्यूल्स, जो कि ज़्यादा रेस्ड नहीं है, स्किन के अंदर ही है, तो ये जो मार्क्स है अगर छोटे हैं, थोड़े हैं, इधर उधर है, इट्स ओके, पर अगर जनरलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा जगह पे है या फिर ज़्यादा है, तो इनका नर्वस डिसऑर्डर से रिलेशंस या फिर सम वैस्कुलरिटी प्रॉब्लम से रिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेवस फ्लेमस, ये मतलब रेड मार्क रहते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन्स जैसे, ऐसे तो नॉर्मल रहते हैं, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल, बट कैसा है ना कि इसका ट्रीटमेंट कब करवाना है, दैट इज़ अ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेवस फ्लेमस कब होता है कि जब, या फिर नेवस वैस्कुलरिस समझ लो, ये दोनों चीज़ें होती तो अलग अलग हैं, बट उसका कॉज है कि जब वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में जहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, या फिर समझ लो यहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन हुआ, वहाँ पे एंड है, जो एंड आर्टरीज होती है वो एंड आर्टरीज में ओपनिंग रह जाती है, ओपनिंग रहने की वजह से वो ओपनिंग जो है वहाँ पे ब्लड को सर्कुलेट करती रहती है, जो वहाँ जाके स्टैसिस हो जाता है। सो दैट कॉजेज सच काइंड ऑफ स्किन डिफॉर्मिटीज़ और स्किन कंडीशंस, जो नेवस फ्लेमस कहलाती है। नेवस वैस्कुलरिस में जो वैस्कुलरिटी है उसके एंड्स इतने बाहर निकल के आते हैं। नेवस फ्लेमस में आपको स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी एलिवेटेड नहीं है। नेवस वैस्कुलरिस में ये जो है उसका जो एरिया है वो बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ होगी, जैसे जैसे वहाँ पे वैस्कुलरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी साइज़ भी ग्रो हो सकती है। सो इट कैन इवन ऑब्स्ट्रक्ट एरिया, मतलब समझ लो अगर ये जो नेवस वैस्कुलरिस है ये आँख के बाजू में है, तो अगर वो जैसे जैसे बढ़ेगा वो आप बेबी की आइज़ को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। हाँ, जैसे जैसे इसका ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे ये अपने आप को संभाल भी सकते हैं या फिर ओवर पावर भी करते हैं, बट मैनी कंडीशन में क्या होता है, इसकी ग्रोथ जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है वैसे बढ़ती जाती है। सो कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं वो करवाते हैं, बट कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पहले इसका जो रूट कॉज है वो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बिकॉज देयर इज़ एन एंड ओपनिंग, तो जब तक वो एंड ओपनिंग नहीं क्लोज होगी, वैसे बाहर से कितना भी स्किन ग्राफ्टिंग करा लो या पैच करा लो, वो चीज़ वापस से हो जाएगी। सो द रीज़न बिहाइंड दिस हैज़ टू बी कंसिडर्ड। एक है कैफ और लेट स्पॉट्स, जिसमें डार्क कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं। ये डार्क कलर के स्पॉट्स बर्थ मार्क्स कहलाते हैं। अगर स्मॉल एरिया कवर्ड है, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ इट इज़ मोर एरिया एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, इट इंडिकेट्स एनी नर्वस डिसऑर्डर्स और न्यूरोनल डैमेज, जिसके वजह से ये स्पॉट्स होते हैं। स्किन टैग्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ईयर के बाजू में एक स्किन टैग है, स्किन टैग्स भी एबनॉर्मल होते हैं बिकॉज देयर आर एक्स्ट्रा ग्रोथ, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल। हाँ, बट अगर इट इज़ नॉट हार्मिंग एनी ऑर्गन या फिर किसी ऑर्गन के सामने ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन साइज, पेडुंगल जैसे पड़े हुए हैं, इट इज़ नॉट हार्मिंग यू,
तो इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। कॉस्मेटिक सर्जरीज आर इम्प्लीमेंटेड अगर ये किसी टाइप का डिफॉर्मिटी कॉज करते हैं, अदरवाइज दे आर यूजुअली स्किन टैग्स बढ़ते नहीं है, दे रिमेन एज इट इज़ बर्थ, अगर बाय बर्थ है तो। दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे कि डिहाइड्रेशन और क्वाशियोरकर मैरास्मस जैसे माल न्यूट्रिशन साइंस एंड सिम्टम्स जो कि स्किन पे दिखता है। तो दिस आर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी ये एग्जांपल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बेबी की स्किन को पिंच करके रखा है एंड देन उसको छोड़ रहे हैं, तो अगर डिहाइड्रेशन नहीं है तो बेबी का जो स्किन है वो वापस नॉर्मल टर्गर में या फिर नॉर्मल पोजीशन में फटक से चला जाएगा। बट यहाँ देख रहे हो, देखो कि आपको पिंच का मार्क दिखाई दे रहा है इस एरिया में, तो मीन्स इट इज़ नॉट नॉर्मल, द बेबी इज़ डिहाइड्रेटेड, वहाँ की स्किन की टर्गर लॉस्ट हो चुकी है। दिस कंडीशन, और ये जैसे कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला कंडीशन देख रहे हो, तो दीज आर नॉट नॉर्मल स्किन वेराइटी, ये एब नॉर्मल स्किन वेराइटी है जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हेड एंड फेस पे मोल्डिंग, ठीक है, मोल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग मतलब ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ बर्थ, जब बेबी का हेड बर्थ कैनाल से निकलता है, टू एडजस्ट साइज एडजस्ट करने के लिए सूचर लाइन को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो जो सूचर लाइंस है उसके ऊपर बोन्स आते हैं, एक के ऊपर एक, टू एडजस्ट द एरिया, क्योंकि जो बर्थ कैनाल का एरिया है दैट इज स्मॉल, हेड सरकमफ्रेंस थोड़ा बड़ा होता है, टू एडजस्ट। इट इज़ नॉट इन एवरी कंडीशन बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक के ऊपर एक जो स्कल बोन्स है वो एक के ऊपर एक आती है सूचर लाइन के ऊपर, टू एडजस्ट दी बर्थ कैनाल का पैसेज, ठीक है। देन एक बार बर्थ हो जाता है बेबी का, स्लोली बाय डे 1 और डे 2 वो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाते हैं। बाय डे 7 इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एवरीथिंग, दैट इज़ मोल्डिंग, ठीक है। तो ये मोल्डिंग जो है ये एक चीज़ है, क्लिनिकल कंडीशन है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉर्मली प्रेजेंट ये मोल्डिंग। पर एक मोल्डिंग अगर वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ रही है ड्यू टू मैनी कंडीशन, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज, इस मोल्डिंग को डिफ्रेंशिएट करना है आपको कैप्यूट से, दैट इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल वेराइटी। कि मोल्डिंग में तो एक के ऊपर एक जो सूचर लाइन्स है, समझ लो ये सूचर लाइन है, ठीक है, ये सूचर लाइन में एक बोन दूसरे बोन के ऊपर आ रही है, दैट इज मोल्डिंग। और कैप्यूट में जैसे कि आप ये बच्चा देख रहे हो यहाँ पे, कैप्यूट में भी उसका हेड वहीं से बड़ा लगेगा जैसे मोल्डिंग में अलग लगता है। कैप्यूट क्या होता है? कैप्यूट में यहाँ पे सिक्रीशंस, एक्स्ट्रावास्कुलर सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं, दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रेशर। जब बर्थ कैनाल के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी बर्थ कैनाल के अंदर हेड, मतलब हेड का जो पैसेज है वो किसी टाइम किसी मैनी रीजंस की वजह से काफ़ी टाइम तक वहीं पे रह जाता है, तो प्रेशर की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, दैट एरिया जो कि उस कैनाल में सबसे ऊपर है या फिर सबसे नीचे है समझ लो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ पे उस एरिया के हेड के उस एरिया पे फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है और ये कहलाता है कैप्यूट, ठीक है, कैप्यूट सक्सीडेनियम। ये फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी अपने आप ही डिसाइड हो जाता है, क्योंकि ये फ्लूइड है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये एरिया वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सूचर लाइन है इसका ध्यान रखना है, सूचर लाइन से ये बाहर तक रहता है। तो सूचर लाइन जो रहती है, मतलब बेबी की जो सूचर लाइन है वो सूचर लाइन इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, ये कहीं भी, क्योंकि ये ये स्किन के ऊपर है, इट इज़ नॉट इनसाइड, स्कल के अंदर नहीं है या फिर ब्रेन के अंदर नहीं है, ये बाहर है। तो सूचर लाइन का और इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर साइन है, इसका सूचर लाइन से कोई लेना देना नहीं है, सूचर के ऊपर तक भी आता है, दैट इज़ कैप्यूट। कैप्यूट को एक चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अब कैप्यूट जैसे कि मैंने कहा नॉर्मली प्रेजेंट हो जाता है, बट एक चीज़ है जो नॉर्मली नहीं होती है, वो है सेफेल हेमाटोमा। सेफेल हेमाटोमा में बेबी को इंजुरी होती है ब्रेन की, उस वजह से वहाँ पे हेमोरेज हो जाता है। हेमोरेज मतलब ब्लड कलेक्शन, सो वो इंजरी की वजह से है, ब्लड कलेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज सेफेल हेमाटोमा। इसमें डिफ्रेंशिएटिंग है फ्रॉम कैप्यूट कि ये देखो ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये होता है
सिफेल हेमेटोमा जो कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, जबकि अगर कैप्यूट होता तो सूचर लाइन का इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंजुरी है, ये ब्रेन के लेवल्स पे है और वो फ्लूइड है, इसमें ब्लड है। सो इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये सिफेल हेमेटोमा है या फिर ये कैप्यूट सक्सेडियम है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपको आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ईयर का प्लेसमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ईयर की एनॉमली भी काफ़ी चीज़ों की एनॉमली इंडिकेट करती है। नॉर्मल ईयर जो रहता है आई के लेवल के ऊपर आपको उसका जो एंगल है वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, जैसे आई का लोअर लेवल और ईयर का तो ऊपर दिखेगा थोड़ा सा। एबनॉर्मल एंगल ईयर है कि लोअर लेवल से उसका एकदम टच टू टच आ रहा है या फिर एंगल और भी नीचे आ रहा है, दैट इज लो सेट ईयर्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। ईयर की काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो साइनस, तो ये साइनस डेवलप होना, तो साइनस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। साइनस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, सो साइनस इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल। अब यहाँ पे डिफॉर्म्ड ईयर है, ठीक है, ईयर का फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ। तो एक चीज़ जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है या फिर जो बहुत मानी गई है, दैट इज़ कि ईयर का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है अगर उसमें डिफॉर्मिटी है तो थिंक ऑफ अ डिफॉर्मिटी इन द किडनीज। ये चीज़ का रिलेशन जो है वो ध्यान रखना है कि अगर ईयर के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफॉर्मिटी है, सो थिंक ऑफ किडनीज। ये चीज़ का जो रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना है। एक्सटर्नली अगर कोई भी ईयर डिफॉर्म्ड लग रहा है बच्चे का तो उसका किडनीज का जांच कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज आइस में या फिर फेस समझ लो, फेस में बेल्स पाल्सी जैसे सिम्टम दिखना, दैट इज अ डैमेज टू द नर्व। एंड आई का जो सेटिंग है या फिर जो आई का शेप का सेटिंग है उसमें मून आई सेटिंग मतलब या फिर लो अपवर्ड गेज, ये भी नर्वस डैमेज को इंडिकेट करता है। फेस का जो काउंटर है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें काउंटर आपको नॉर्मल होना चाहिए, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। आइज़ में स्ट्रैबिस्मस जैसे कि आप देख रहे हो, स्ट्रैबिस्मस ट्रांजिएंट हो सकता है जो कि कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक 6 मंथ टू 7 मंथ्स तक अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल का वीकनेस होता है। बट अगर ये 6 to 7 मंथ्स से ज़्यादा होता है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, क्योंकि स्ट्रैबिस्मस ट्रांजिएंट है तो ठीक है, बट अगर लॉन्ग पीरियड तक है तो ये एबनॉर्मलिटी को दर्शाएगा। नेक्स्ट इज कोएनल एट्रेशिया। कोएनल एट्रेशिया, कोएना वो पार्ट है, ये जैसे नोज़ है समझ लो, नोज़ है, ये माउथ है, तो कोएना इज उस बोन, उस पार्ट जहाँ पे आपका नोज़ और रेस्पिरेटरी मतलब जो कि आपका थ्रोट का पार्ट है उसको अटैचमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे बोन है, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है, तो जो नोज़ का फेरिंग्स से रिलेशन है या फिर जॉइंट है वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर बोन है, सो उसे कहेंगे कोएनल एट्रेशिया। इसमें क्या होता है कि अब अगर समझ लो यहाँ से ब्रीथ किया एयर है ना, तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ऑब्वियसली लंग्स की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। माउथ को ब्रीथ करो तो माउथ से लंग्स की तरफ जा रहा है, सो ये बेबीज़ को यूजुअली नेज़ल ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। बेबीज़ फीडिंग जैसे कि माउथ से अगर फीड कर रहे हैं तब रेस्पिरेशन उनको डिफ़िकल्टी आएगी क्योंकि नोज़ के आगे तो ब्लॉकेज है, ठीक है। कंटिन्यूस इनको वन नोस्ट्रिल से या फिर बायलैटरल से, यूजुअली यूनिलैटरल से होता है फ्लूइड डिस्चार्ज होना, क्योंकि साइनस ड्रेन नहीं होते हैं लोअर या फिर बैकवर्ड में, फेरिंग्स में ड्रेन नहीं हो पाते, तो उनको वो जो ड्रेनेज है साइनस का ड्रेनेज है वो डायरेक्ट नोज से ही आता है, सो कंटिन्यूसली फ्लूइड आता रहता है। सो ये सारे सिम्टम्स है कोएनल एट्रेशिया के जो कि आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन से कैसे पता चलेगा कोएनल एट्रेशिया, कि अगर नोज़ में कोई ट्यूब डाल रहे हो जैसे कि ईटी ट्यूब, तो वो आधे दूर तक जाके ब्लॉक हो जाएगी, वो आधी नहीं जाएगी, तो क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो वो नोज़ के थ्रू नीचे पास नहीं होगी। दैट इज़ अ एग्जामिनेशन पॉइंट जहाँ से आप पता चल सकता है कि कोएनल एट्रेशिया है। नेक्स्ट इज माउथ में दो चीज़ें नॉर्मल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वन इज एप्स्टीन पर्ल मतलब पैलेट या फिर इनर माउथ पे म्यूकोजा पे वाइट कलर के पर्ल जैसे स्पॉट्स दिखाई देना, दैट इज ऑल्सो सेबेशियस ग्लैंड के ब्लॉकेज की वजह से, बट दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, इट गोज ऑफ ऑन इट्स ओन।
नेक्स्ट इज प्रिकॉशियस टीथ। टीथ मतलब जब बेबी बॉर्न होता है यूजुअली टीथ नहीं होता है, बट सम कंडीशंस में एक या दो टूथ यूजुअली नेटल टूथ जिसे कहते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल कंडीशन। नेटल टूथ यूजुअली कोई डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट करता, बट अगर वो फीडिंग में डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है तो फिर उसको रिमूव करने के हो सकता है इंडिकेशन। अदरवाइज इट गोज़ ऑफ ऑन इट्स ओन और उसकी जगह पे वापस से डेंटिशन नॉर्मली आ जाता है। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप है, यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट उसके बाद ऑपरेट के बाद जैसे दिख रहा है वैसे है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द फेस, जहाँ की बेबी का जो नॉर्मल क्लेफ्ट है या फिर नॉर्मल जहाँ पे जॉइंट होना चाहिए था ड्यूरिंग दी ग्रोइंग पीरियड्स या फिर जेस्टेशनल एज, वहाँ पे नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल इवेंट्स नहीं हुए एंड प्रॉपर लिफ्ट का पैलेट जो है, लिफ्ट कैप ये दोनों है, इसमें क्लेफ्ट लिप भी है और ऊपर आप देख सकते हो पैलेट भी क्लेफ्ट है। क्लेफ्ट मतलब गैप है उन दोनों के बीच में, वो गैप जो है वो भी एबनॉर्मल है, इसे ऑपरेटिव की ज़रूरत है, रिकरेक्शन की ज़रूरत है। चेस्ट में एबनॉर्मलिटी में या तो फिर एबनॉर्मल काउंटर है या जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग स्ट्रक्चर है जिसमें एक चेस्ट ज़्यादा इन्फ्लेट कर रही है एक कम इन्फ्लेट कर रही है, दैट इज़ एन एबनॉर्मलिटी। और सुपर न्यूमररी निपल्स, जिसमें दो निपल्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बट सुपर न्यूमररी मतलब एक्सिलरी लाइन में, निपल लाइन में और एक आधा निपल प्रेजेंट होना, दैट इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मलिटी। इट इंडिकेट्स डेवलपमेंटल एरर्स। ठीक है। अम्बिलिकल हर्निया, ठीक है, अम्बिलिकल हर्निया मतलब अम्बिलिकस से इंटेस्टाइनल जो ऑर्गन्स है वो प्रोट्यूड करना, बट इट इज़ नॉट आउटसाइड, बाहर से कवरिंग होगा स्किन का और इनसाइड से आपको हर्निएशन दिखाई देगा। यूजुअली इट गेट्स वेल ऑन इट्स ओन बाय द एंड ऑफ 1 year एंड सो। एक्सेसिव क्राइंग मे बी अ रीज़न, वहाँ आपके जो मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं, जॉइंट होने से पहले अगर एक्सेसिव क्राइंग है या फिर एनी एबनॉर्मलिटी ड्यूरिंग दी लेबर जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस आया गया है बेबी पे, तो ये हो सकता है कंडीशन। जैसे जैसे मसल्स वहाँ के स्ट्रेंथन होंगे वैसे वैसे ये चीज़ रिकवर ऑन इट्स ओन हो जाती है। नेक्स्ट इज ओम्फेलोसील। यहाँ जैसे आप देख रहे हो कि ये बेबी है, ये बेबी का अम्बिलिकस है, यहाँ से पूरा जो बेबी का इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है पूरा सैक के अंदर, मतलब जो ओम्फेलोसील मतलब जो आपका बेबी का जो अब्डोमिनल काउंटर है उसके बाद बाहर सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इट इज़ नॉट एक्सपोज्ड, उसको वो जो शीथ है जो कवरिंग है वो है, बट इट इज़ आउटसाइड, दैट इज़ नोन एज ओम्फेलोसील। ये इसको सर्जरी की ज़रूरत है, दिस इज़ ऑब्वियसली क्वाइट नॉट नॉर्मल। गैस्ट्रोचिसिस में देखो जैसे कि इसमें कवरिंग नहीं है, अभी पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आपको दिख रहा है। ओम्फेलोसील में कवरिंग रहेगी, हाँ, ओमेंटम की, यहाँ पे ओमेंटम नहीं है, पूरे के पूरे ऑर्गन्स बाहर दिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नियर दी अम्बिलिकस। ये अम्बिलिकल वॉल में ड्यू टू एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में वहाँ पे जो वॉल बनती है वो वॉल में डिसरप्शन या फिर वॉल में प्रॉपर वॉल ना बनने की वजह से होता है, जहाँ कि आप बेबी डिलीवरी करोगे, डिलीवरी के बाद देखोगे पूरे इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स बाहर है। इसमें नर्सिंग केयर की बहुत ज़रूरी है, जब तक इसका ऑपरेट ना हो इसको कवर करना ज़रूरी है। ओम्फेलोसील में कैसा था कि ओमेंटम की कवरिंग थी, सो द इंटेस्टाइन्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड, बट यहाँ पे पूरा एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे सेप्टिक शॉक या फिर सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा है। सो यहाँ पे उसको प्रॉपरली स्टेरलाइज कवरिंग देना बेबी को बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड ऊपर है आप देख रहे हो, और ब्लैडर है या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो बाहर की तरफ है। सो दिस इज ऑल्सो एन एबनॉर्मलिटी जहाँ की एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, एरर्स ऑफ डेवलपमेंट है, दिस ऑल्सो नीड्स सर्जरी। एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया, एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया में तो प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है जेनाइटेलिया का मेल टू फीमेल, that is ambiguous genitalia, that is also issue of operation. एक्सट्रीमिटीज़ में आप जैसे देख रहे हो पॉलीडेक्टाइली मीन्स एक्सट्रीमिटीज़ जैसे यूजुअली फिंगर्स होते हैं 5, सो मोर देन 5 लाइक 6 और 7, ठीक है, दैट इज़ पॉलीडेक्टाइली। जैसे कि आप लोअर पे देख रहे हो, हाथ में देख रहे हो एक नया ग्रोथ हो रहा है, सो दैट इज़ पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एनी one fingers, either lower or upper or both, so that is polydactyly. Syndactyly मतलब
कि दो फिंगर्स के बीच का जो गैप होता है, जैसे यूजुअली देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे सिंक है, मतलब जो स्किन है वो जुड़ी हुई है दोनों फिंगर्स के बीच की। ये लोअर में भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हो दोनों फिंगर्स फ्यूज्ड है। इसमें ऑपरेटिव करते हैं, जिगजैग इंसिजन लेते हैं, ग्राफ्ट करके इसको रिपेयर कर देते हैं। सो दिस ऑल्सो नीड्स सर्जरी। साइमीन क्रीज, नॉर्मल पाम में आपके 2 क्रीज होंगे, ठीक है, और साइमीन क्रीज मतलब सिर्फ एक ही क्रीज है, दैट इंडिकेट्स एनी सिंड्रोम लाइक डाउन सिंड्रोम। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वाइल एग्जामिनेशन। ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजुरी, जैसे कि आप बच्चे में देख रहे हो कि एक हाथ तो वो प्रॉपरली मूव कर पा रहा है, बट एक हाथ देखो एबनॉर्मली लोअर या फिर बैक साइड में टर्न होके फ्लेक्स होके रखा है। दैट इज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, जो कि बर्थ के टाइम भी हो सकती है, आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। जो ब्रेकियल प्लेक्सस जिस आपके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है वो मूवमेंट्स नहीं हो सकती है। सो डिमिनिश्ड मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन एंड प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। ये पैरालिसिस एक टाइप का है, दिस इज अबडुकेन पैरालिसिस, और ये बिकॉज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होता है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। यहीं पे आप हम हमारा न्यूबॉर्न एग्जामिनेशन और केयर को ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत सारी नॉर्मल टू एबनॉर्मल वेरिएशंस देखी, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ रेस्पिरेशन, नॉर्मल बर्थ हार्ट रेट, एग्जामिनेशन क्राइटेरियाज, नॉर्मल टू एबनॉर्मल कब होगा, ये सारा देखा। टेक्निकल इश्यूज़ पे हम नहीं गए, ईच के टेक्निकल इश्यूज़ या फिर टेक्निकल हैंडलिंग पे हम अलग अलग इंडिविजुअली जाएंगे, ताकि हम हर एक को अच्छी तरह समझ सकें। जैसे कि अगर रेस्पिरेशन में, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है, बट उसके इश्यूज़ को कैसे हैंडल करना है, दैट वी विल सी इन इंडिविजुअल चैप्टर्स। बट इन जनरल हेड टू टो सारा एग्जामिन करना है बेबी एग्जामिनेशन जो जस्ट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है वो पूरा हॉस्पिटल स्टे रहेगी, तब तक चलेगी। जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि कुछ एक कंडीशंस है जो जस्ट आफ्टर बर्थ आपके समझ में आते हैं, कुछ एक कंडीशंस है जो लेटर ऑन डेवलप होते हैं। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बार आपने हेड टू टू एग्जामिनेशन कर दिया तो हम डिलीवरी के बाद में जब हॉस्पिटल स्टे है तब वापस नहीं करेंगे, नहीं। जितनी देर तक बेबी हॉस्पिटल में है उसका रेगुलरली एग्जामिनेशन होना उतना ही ज़रूरी है जितना जस्ट आफ्टर बर्थ है। सो इसी की तरह हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंडिविजुअल ऑर्गन्स लेंगे या फिर इंडिविजुअल सिस्टम लेंगे, उनकी एबनॉर्मलिटीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।